अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। सीएनसी मिलिंग की प्रोग्रामिंग के साथ एक केस स्टडी को लेकर आज की वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, जिसमें अवेलेबल ड्राइंग के ये ड्राइंग मौजूद है और इसकी हम क्या करेंगे। बड़ी सिंपल सी इसकी ज्योमेट्रिकल शेप है। शॉर्ट कोर्स के स्टूडेंट के लिए ये असेसमेंट टास्क है, तो मैं इसको कवर करने जा रहा हूँ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक दिस मॉडल। तो न्यू फाइल हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं नेम डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। फिर हम यूनिट डिफाइन कर लेते हैं। इसको मैं स्टार्ट से बनाना शुरू कर रहा हूँ। सिंपल सा मॉडल है। एक्स में 100 है और वाई में जो है वो हमारे पास 65 है। देन 25 जो है वो हमारा एक्सट्रूड हो रहा है, तो ये जनाब हम रख देते हैं 100। ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर हो गया है, तो एक कंस्ट्रेंट मुझे जो है वो ब्रेक करनी पड़ेगी। यहाँ से मैं वर्टिकल को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 65। अच्छा, ओके। ठीक है, ये रेक्टेंगल में आ गया 100 प्लस 65। इसको 25 mm हमने एक्सट्रूड कर दिया। इसके अंदर जो ये प्लस की साइन है, दो रिमूव ऑफ मटेरियल हुआ है। 12 mm की विड्थ है और 6 mm इसकी डेप्थ है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। इन एजेस को मैं एज अ रेफरेंस ले रहा हूँ। सेंटर कॉर्नर रेक्टेंगल की कमांड ले ली। यहाँ पर हमने इसको 12 डिफाइन कर दिया और ये सेंटर में भी है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको भी डिफाइन कर दिया और फर्दर एंटिटीज जो रिक्वायर्ड नहीं है इसको हम ट्रिम आउट कर देंगे। ठीक है। पिंक कलर ये बता रहा है कि ये क्लोज सेक्शन है और इसको अपोजिट साइड पे हम रिमूव ऑफ मटेरियल कर देते हैं। ये हमारा एक ज्योमेट्रिकल शेप बन गया। अब जो हमें रिक्वायर्ड है वो है ये 4 होल्स हैं, जो कि बेसिकली 10 mm का होल है। 4 पोजीशंस हैं और टोटल डेप्थ इसकी 15 mm है। तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 41 है और एक्स एक्सिस में 76 है। दाया 10 mm रख देते हैं। ये हमारे पास 76 है तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया और ये वाली डायमेंशन 41 है तो ये डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद आप यहाँ पर 2 लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल पैरेलल आ जाए। ठीक है। तो इसको भी जनाब हमने 10 कर दिया और ये हमारा हो गया 20.5, यानी जो टोटल डिस्टेंस हो गया इस सेंटर से सेंटर का वो आपका 41 हो गया। अच्छा, यहाँ पर सेंटर में मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ की है और इन दोनों होल्स को सेलेक्ट करके मिरर की कमांड लेके सेंटर लाइन डिफाइन कर दी, तो ये फीचर हमारे पास मिरर हो गया। डेप्थ जो है वो हमने 15 कर दी है और इसको हम अपोजिट साइड से पे करके रिमूव ऑफ मटेरियल कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडल रेडी हो गया। ठीक है। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी प्रोग्रामिंग है। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे। सेम पार्ट नेम मैं डिफाइन कर दूंगा, CNC मिलिंग टास्क। सबसे पहले हम एज यूजुअल जो है वो मॉडल ऐड कर लेंगे और उसे डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो यहाँ पे असम्बली का कोऑर्डिनेट है ये मैं हाइड कर दूंगा और पार्ट का जो भी कोऑर्डिनेट है वो एज पर रिक्वायरमेंट ही है, लेकिन मैं इसको दोबारा बनाऊंगा ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। और यहाँ पर जो पार्ट मॉडलिंग के डाटा में इनको भी मैं हाइड कर दूंगा।
और ये फीचर्स दोबारा फाइल ओपन करने पे ना नज़र आए तो लेयर्स में जाके सेव स्टेटस कर दूंगा, ताकि ये जो फीचर्स हैं डाटा फीचर्स, ये जब भी मैं मॉडल ओपन करूँ ये हाइड ही नज़र आए। अब हम यहाँ पर अपना वर्क कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे जो कि मशीनिंग कोऑर्डिनेट है, यानी जो भी प्रोग्रामिंग होगी वो इस कोऑर्डिनेट को 0 सपोज करते होगी। ठीक है, तो एक डाटम ये सेंटर वाला, दूसरा ये, और थर्ड ये टॉप फेस। तो अभी ओरिएंटेशन जो है वो बिल्कुल सही आ रही है। एक्स वाली डायरेक्शन जो है वो मैक्सिमम लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन पे है, और जो उससे कम लेंथ है वो वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में। और क्योंकि हमने जो है वो 3 एक्सिस मिलिंग के ऊपर इसी मशीनिंग करनी है, तो जो मशीनिंग एरिया है वो सारा टॉप व्यू पर है, यानी जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको क्या कर देना है, इसको MCS डिफाइन कर देना है, एक स्पेसिफिक नाम डिफाइन करना है, ताकि जब आप ऑपरेशन डिफाइन करें तो आप असम्बली का या पार्ट मॉडल का कोई वर्क कोऑर्डिनेट सेलेक्ट ना कर लें। ठीक है, तो उसके बाद हमने वर्क सेंटर में जाके यहाँ पर, मैं दोबारा बता देता हूँ, वर्क सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मशीन की टाइप्स आएंगी। मिल आ रहा है, मिल टर्न आ रहा है, लेथ आ रहा है, YRDM आ रहा है। तो यहाँ पर हम मिल सेलेक्ट करेंगे एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। मशीन यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गई है। ऑपरेशन के अंदर हमने जो है वो 2 चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं, एक मशीन और दूसरा कोऑर्डिनेट। तो मशीन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ से हम अपना रेफरेंस कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर प्रोग्राम की रेफरेंस पोजीशन डिफाइन हो जाए, और आपने ओके पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हमारे पास मशीन ऐड हो गई है। मशीन ऐड होते ही यहाँ पर मिलिंग का ऑप्शन आ जाता है। जब तक कि आप ऑपरेशन डिफाइन नहीं करेंगे यहाँ पर आपके पास फर्दर टैब नहीं आएगा जिसके अंदर पर्टिकुलर कमांड्स होंगी लेथ मिलिंग की या मिल टर्न की। ठीक है, तो मिलिंग के ऑप्शन में जाएंगे। अब जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि सबसे पहले हमने ये ड्रिलिंग करनी है, देन हमने जो है वो इसकी रफिंग करनी है और फिनिशिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रिलिंग से स्टार्ट करते हैं। ड्रिलिंग हम जब भी करेंगे सबसे पहले जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, यानी सेंटर ड्रिल क्या होता है। बेसिकली ड्रिल की प्रोफाइल ही होती है, लेकिन ये स्पेसिफिक टूल होता है जो कि पॉइंटेड मशीनिंग करता है। उस पॉइंटेड एरिया से जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब आप ड्रिल करेंगे तो ड्रिल का जो वेब है वो पॉइंटेड नहीं होता। ठीक है, तो उसको गाइड करना आसान हो जाता है। ऑलरेडी पहले से एक पॉइंट या जिसे कहना चाहिए कोन की प्रोफाइल मशीनिंग हुई भी होगी, तो ड्रिल का वेब जो है उसके अंदर गाइड हो जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंट ड्रिलिंग की कमांड है। स्टैंडर्ड ड्रिलिंग है, डीप ड्रिलिंग है, चिप ब्रेक है। तो डीप ड्रिलिंग मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइन सेंटर ड्रिल। ठीक है, तो टूल्स में आने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। सेंटर ड्रिल की प्रोफाइल कुछ इस तरीके से होती है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। और ड्रिलिंग से पहले हम हमेशा बहुत ही मिनिमम डेप्थ के अंदर जो है वो सेंटर ड्रिल करते हैं। ठीक है, डिफरेंट साइजेस के सेंटर ड्रिल इस तरीके से अवेलेबल होते हैं। ये छोटे से बड़ा इस तरीके से 3 mm 5 mm इसका शैंक्ड आया, और फर्दर इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो कैटलॉग में होगी, जो आप वहाँ कैटलॉग से जो है वो स्पेसिफिकेशन लेके यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्त मैं कुछ चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ। लेट सपोज इसको मैं कर देता हूँ 3। ठीक है, ये जो इसका डिग्री बन रही है 118 डिग्री बन रही है, जो कि नॉर्मल ड्रिलिंग का एंगल होता है। और फर्दर जो इसकी टोटल यहाँ से हाइट आ रही है, इसको मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, और प्रॉपर नाम डिफाइन कर देते हैं। अप्लाई ओके। अच्छा, रेफरेंस में आने के बाद हमारे पास रेफरेंस ज्योमेट्री हमेशा वो ज्योमेट्री होती है जो प्रोग्रामिंग के अंदर प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, स्पेसिफाई करती है कि आपने मशीनिंग किस एरिया पे करना है। तो ड्रिलिंग के लिए रेफरेंस ज्योमेट्री जो है वो एक्सिस है, पॉइंट है या ज्योमेट्री है। ठीक है, जब भी आप होल बनाते हैं, चाहे वो कट ऑफ हुआ हो या प्रोट्रूजन हो, सॉलिड हो, तो क्रियो जो है वहाँ पे एक सेंटर लाइन ऑटोमेटिकली बना देता है। तो हम फिलहाल इसी को यूज़ करेंगे, एक्सिस को। तो एक्सिस में मैं ये एक्सिस सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंटर लाइन, कंट्रोल की दबा के फर्दर जो है वो
चारों हमने सेलेक्ट कर लिए, 4 होल्स यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट डिफाइन करने के डिफरेंट मेथड हैं, कुछ ऑटो डिटेक्शन है, कुछ यूज़र डिफाइन फीचर है। यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट में जाके मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और ये सरफेस डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो ये ऑटो डिटेक्ट करता है जो भी मॉडल की लेंथ है। इसके अलावा आप इसकी डेप्थ स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, थ्रू भी रख सकते हैं, या बाय वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बाय वैल्यू डिफाइन करूँगा क्योंकि सेंटर ड्रिल हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं चलाते हैं, सिर्फ 2 mm। बाय शोल्डर और बाय टिप का मकसद ये है कि जो आपका ड्रिल है उसकी डेप्थ वो कहाँ से कैलकुलेट करें। लेट सपोज ये ड्रिल है, यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टिप है और ये शोल्डर है, जहाँ से इसका हेलिक्स स्टार्ट हो रहा है ये बेसिकली शोल्डर है और ये टिप है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि आपने जो डेप्थ डिफाइन की है, ये टूल यहाँ तक टूल का शोल्डर जाए या टिप जाए, तो हम यहाँ पे टिप कर देते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स के अंदर जाके हम वैल्यूज डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे कटिंग फीड मैं यहाँ पे इसकी रख देता हूँ जनाब 600। फ्री फीड जो कि रैपिड फीड है ये हम 2000 डिफाइन कर देते हैं। पैक डेप्थ यानी एक दफ़ा में कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है वो कट ऑफ करे, तो जनाब इसको हम सेंटर ड्रिल के अंदर डिफाइन कर देते हैं 0.5। स्कैन टाइप शॉर्टेस्ट का मतलब है मल्टीपल होल्स अगर हैं तो ये ऑटो स्कैन करे, और जो एक होल मशीनिंग करने के बाद जो नियरेस्ट पॉइंट है, जो करीब तरीन पॉइंट है, वहाँ पे मशीन वहाँ उसको नेक्स्ट मशीनिंग करे। तो इसको शॉर्टेस्ट ही रहने देते हैं। क्लियरेंस डिस्टेंस जो है वो टूल का एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाने का डिस्टेंस है इस फेस से। पुल आउट डिस्टेंस यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। आरपीएम सेंटर ड्रिल के अंदर ज़्यादा रखेंगे। अच्छा, जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे क्लियरेंस के अंदर जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो पहला प्रोग्राम होगा ये आपसे रिट्रैक्ट वैल्यू पूछेगा, तो जो भी आपका मॉडल का टॉप है वो आप डिफाइन करेंगे और इसके साथ वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो इसको भी मैं रख देता हूँ 10 mm। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे हमने बेसिक पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए हैं। इसको हम यहाँ से प्ले पाथ करके देखते हैं। तो जनाब ये हमारा सेंटर ड्रिल आ गया और ये मशीनिंग कुछ इस तरीके से करेगा, यानी 0.5 की डेप्थ लेगा, फिर रिट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से ये 2 mm कंप्लीट करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि मैंने वर्क पीस नहीं बनाया, तो मैं वर्क पीस जो है वो बना लेता हूँ, ऑटो जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से वर्क पीस मैंने नहीं बनाया था तो वर्क पीस दोबारा बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने वही डिफाइन करना है जो आपने मशीनिंग के लिए बनाया। तो इसने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया है असेंबली का, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया और इसमें अच्छा प्लेसमेंट में जाके रिमूव कर दिया और MCS सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वर्क पीस हमेशा आपने जो है वो मशीन डिफाइन करने और ऑपरेशन डिफाइन करने से पहले बनाना है। ठीक है, तो इसको इन दोनों को मैंने कर दिया हाइड और यहाँ से हम वापस अपनी लास्ट वर्किंग की तरफ आ गए। लेयर ट्री में जाके मैं दोबारा सेव स्टेटस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वर्क पीस के अंदर जो दो वर्क पीस से पहले और एक इसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट ये डिफ़ॉल्ट बनाएगा, तो इसको आपने हाइड कर देना है ताकि चीज़ों को विजुअलाइज करना आसान हो। तो ये जनाब सेंटर ड्रिलिंग हो गई है। इसको सिमुलेट करके देखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट आ जाएंगे आपके पास और ये पॉइंट बेसिकली आपकी ड्रिलिंग की गाइडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैं आपको फर्दर दिखा देता हूँ यहाँ पर जो ये देगा। ठीक है, तो ये ड्रिल का जो है वो टॉप व्यू है और इसका जो एंड पॉइंट है यानी जो इसकी टिप है ये कोई पॉइंटेड एरिया नहीं है, ये एक फ्लैट एरिया है। अब ये फ्लैट एरिया अगर आप जो है वो किसी भी मटेरियल के सॉलिड फेस के ऊपर ये डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा अपनी पोजीशन। ठीक है, तो इसकी पोजीशन को डिफ्लेक्ट करने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर ड्रिल करते हैं। इस तरह के पॉइंट पहले से मशीनिंग कर लेते हैं
ताकि जो है वो जब हम अपना एक्चुअल ड्रिल करें तो वहाँ पर वो पॉइंट जो है वो फ्लैट फेस होने की वजह से पोजीशन उसकी आउट ना हो। अब जब हम ड्रिल करेंगे तो वेब जो है वो इसके अंदर गाइड हो जाएगा और ड्रिल की पोजीशन आउट होने के चांसेस ना होने के बराबर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सेंटर ड्रिल कर लिया। इसको प्रॉपर नाम डिफाइन कर देते हैं, सीक्वेंस 01 और सेंटर ड्रिल। ठीक है, और आप फर्दर इसकी लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं, बल्कि लेंथ रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमने सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम बना लिया। अब हमने ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाना है। ड्रिलिंग आप हमेशा नंबर ऑफ स्टेप्स में करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास होल है इसका फाइनल डायमीटर जो है वो 10 mm है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले 4 mm का ड्रिल करेंगे, फिर 8 mm का करेंगे, देन 10 mm का ड्रिल करेंगे, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स में मटेरियल रिमूव करेंगे। डायरेक्ट आप 10 mm का ड्रिल नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ एक ही प्रोग्राम बनाऊंगा, फाइनल प्रोग्राम बनाऊंगा। आपने जस्ट जो है वो उसी प्रोग्राम को फॉलो करते हुए प्रीवियस जो आपने ड्रिल चलाना है उसके आप प्रोग्राम बना लें। तो अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ, बल्कि उसके लिए मैं एक वीडियो रेकमेंड कर दूंगा जिसमें स्टैंडर्ड, डीप और चिप ब्रेक इन तीनों का डिफरेंस जो है वो मौजूद है। तो वीडियो से आप देख सकते हैं। तो मैं डीप अगेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम अगेन एक टूल ऐड करने जा रहे हैं, न्यू पे हमने क्लिक किया और 10 mm हमने इसमें डायमीटर डिफाइन कर दिया। अच्छा, टोटल जो हमारी डेप्थ है वो 15 mm है। तो यहाँ पर हम आर्बर से जो बाहर की लेंथ है वो हमने यहाँ डिफाइन करनी है। 50 mm हम ये रख देते हैं और लेट सपोज 25 mm जो है वो हमारा फ्लूट्स एरिया है यहाँ पे। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं 10 mm ड्रिल। ठीक है, अप्लाई, ओके। रेफरेंस में आके अगेन आपने क्या करना है, दोबारा से एक्सिस सेलेक्ट कर लें कंट्रोल की दबाकर, और इसी तरीके से आपने स्टार्ट हाइट डिफाइन करनी है। और अब यहाँ पर अगर मैं थ्रू का ऑप्शन ले लूँ, ठीक है, तो ये ड्रिल देखें, इसका जो पाथ है ये नीचे तक आ गया। अदरवाइज हम कोई सरफेस भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट सपोज आप कहते हैं ये रेफरेंस सरफेस है, तो जो टोटल डेप्थ है ये येलो लाइन आपको बता रही है कि टूल हमारा कहाँ तक जा रहा है। तो इस वक्त जो हमने ड्रिलिंग करनी है वो ना बाय वैल्यू करनी है ना थ्रू करनी है। जो हमने सरफेस डिफाइन करनी है वो सरफेस मॉडल में मौजूद है हमारे पास ये। ठीक है, 15 mm तो हमने ये डिफाइन कर दी। और मेजर में जाके हमने बाय शोल्डर की जगह बाय टिप कर दिया। पैरामीटर्स में आएंगे, यहाँ पे हम पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं। 800 कटिंग फीड है, 2000 जो है वो आपका फ्री फीड यानी रैपिड फीड है। पैक डेप्थ एक दफ़ा में कितना मटेरियल रिमूव करे तो मैं कह देता हूँ 3 mm। क्लियरेंस डिस्टेंस 10 mm और स्पेंडल स्पीड हम रख देते हैं जनाब मिसाल के तौर पे 1200। ठीक है, अच्छा, सेकंड जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ये क्लियरेंस जो आपने लास्ट टाइम डिफाइन की थी वही सेलेक्ट करेगा, वही वैल्यू पिक करेगा जो आपने पहले प्रोग्राम में डिफाइन की थी। आगे आने वाले प्रोग्राम में भी ये यही वैल्यू जो है वो पिक करेगा। अगर आप इसके अलावा कोई सरफेस डिफाइन करना चाहते हैं स्पेसिफिकली किसी सेपरेट प्रोग्राम में तो आप डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। प्ले पाथ, ये हमारे पास ड्रिल आ गया जनाब। और ये 3 mm का कट लेने के बाद जो हमने 10 mm हाइट दी थी क्लियरेंस की वहाँ तक जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हर दफ़ा 3 mm का कट लेने के बाद जब ये बाहर आएगा तो चिप्स रिमूव हो जाएंगे और ड्रिल के सीज होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जनाब हमारी ड्रिलिंग हो गई। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं जनाब सीक्वेंस 02 और 10 mm ड्रिल। ठीक है, तो ड्रिलिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस एरिया को, ये जो प्लस की साइन नज़र आ रही है हमारे पास, इस एरिया को हमने मशीनिंग करना है। तो पहले हम रफिंग करेंगे और फिर 2 फिनिशिंग के प्रोग्राम बनाएंगे। रफिंग के अंदर ये ओवरऑल मटेरियल जो है वो रिमूव होगा और फिनिशिंग के अंदर एक हमारी ये सरफेसेस रह जाएंगी। इनको मैं डिफरेंट कलर असाइन कर देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए इसको। ठीक है, तो ये जो वॉल्स हैं इनको हम एक सेपरेट प्रोग्राम से मशीनिंग करेंगे और नीचे का जो बॉटम फेस है इस बॉटम फेस को हम एक अलग प्रोग्राम से फिनिशिंग करेंगे। लेकिन रफिंग के अंदर हम ओवरऑल जो यहाँ पे मटेरियल होगा, यानी हमारे पास रॉ मटेरियल किस फॉर्म में होगा, कुछ इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में हमारे पास रॉ मटेरियल होगा। ड्रिलिंग करने के बाद जो बीच में सॉलिड मटेरियल है इसको हम रिमूव करेंगे और फाइनल अपने
पार्ट की ये शेप एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से हमने ड्रिलिंग के लिए रेफरेंस ज्योमेट्री एक्सिस को सिलेक्ट किया था, ऐसे ही हम रफिंग के लिए रेफरेंस ज्योमेट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग ज्योमेट्री के ऑप्शन में जाके विंडो मिल विंडो के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ये बेसिकली काम इस तरीके से करता है कि जो भी हम 2D स्केच बनाएंगे उसका जो भी प्रोजेक्टेड एरिया होगा उसके नीचे जो भी पार्ट की ज्योमेट्री होगी उसको छोड़ के जो भी स्पेस बन रहा होगा वहाँ पर कटर जो है वो मशीनिंग कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं। मिल विंडो का मैं ऑप्शन लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2-3 मेथड है। तो स्केच विंडो टाइप ले रहा हूँ, वरना ये ऑटो जनरेट भी करता है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि ये बाकी ऑप्शंस आपने किस तरीके से बनाना है। तो सेकंड ऑप्शन स्केच विंडो पे मैं क्लिक करूंगा। प्लेसमेंट में जाके आप अपना रेफरेंस प्लेन डिफाइन करेंगे। तो मैं इस डेटम को भी ले सकता हूँ, ये टॉप पर है, और ये फेस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं ये डेटम ले लेता हूँ। डेटम लेने के बाद यहाँ पर स्केचिंग का जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और स्केच पे क्लिक करके वैसे ही स्केचिंग मोड पर आ जाना है। ठीक है। अब जो हमारे पार्ट का टोटल एरिया बन रहा है वो जनाब यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, और जो मशीनिंग एरिया है वो ये सारा येलो वाला जो आपको नज़र आ रहा है स्लॉट, ये सारा मशीनिंग एरिया। तो यहाँ पर फिलहाल मैं कॉर्नर की कमांड यूज़ करके यहाँ पर एक मैंने बिल्कुल साइज टू साइज विंडो बना दी है। ठीक है। और ओके करके मैं बाहर आ गया। अब ये जो विंडो हमने यहाँ पर बनाई है, इसके नीचे जो भी प्रोजेक्टेड एरिया है वहाँ पर पार्ट की ज्योमेट्री को ये ऑटो डिटेक्ट करेगा प्रोग्रामिंग के अंदर, और जहाँ लेट सपोज ये सारा स्पेस है, यहाँ पर टूल पाथ जनरेट हो जाएगा। और ये रफिंग की स्ट्रेटजी है। तो रफिंग में हम क्या करेंगे, मिल के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम रफ की कमांड यूज़ करेंगे। वॉल्यूम रफ में सबसे पहले हम यहाँ पे अपना टूल डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर 8 का एंड मिल ले लेता हूँ। डाया डिफाइन कर देते हैं 8 mm। आर्बर से बाहर जो टूल की लेंथ रिक्वायर्ड है वो आप डिफाइन कर देंगे। और ये हो गया आपका फ्लूट्स एरिया। टूल डिफाइन हो गया आपका। रेफरेंस ज्योमेट्री में ड्रिलिंग में जाके हमने एक्सिस सेलेक्ट किया था, यहाँ पे मशीनिंग रेफरेंस में आपने विंडो सेलेक्ट करनी है। आप विंडो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये विंडो यहाँ पे ऐड हो गई है। अब यहाँ पे हम मशीनिंग पैरामीटर्स डिफाइन कर देंगे। लेट सपोज 600 कटिंग फीड है, आर्क फीड 1200, यानी जहाँ पर आर्क आ रहा है तो टूल जो है वो उस आर्क को रीड करते हुए स्लो मशीनिंग करे। ठीक है। ये सारे डिटेल ऑप्शन प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो आपने अगर वीडियोस शुरू से नहीं देखी तो शुरू से देखें ताकि ये तमाम पैरामीटर समझ में आ जाए। प्लंज फीड 100 डिफाइन कर दिया। ठीक है। ये दोनों जो है वो हमारी कटिंग फीड है, और ये तीनों जो है हमारी रैपिड फीड है, G00 वाली फीड है, और ये आपकी टूल की इंगेजमेंट फीड है। ठीक है, जो मैंने कम रखी है। स्टेप ओवर 8 का एंडमिल यूज कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर स्कैन करेगा जब टूल और एक्स और वाई में शिफ्ट होगा तो ये वो वाला डिस्टेंस है। तो मैं इसको कर देता हूँ 3 या 3.5। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने जो है वो अगर रफिंग में आप जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है वो वॉल पर और फेस पर छोड़ देंगे। तो ये वो आपसे पूछ रहा है। जो प्रोफाइल का जो स्टॉक अलाउंस है वो मैं 0.2 कर देता हूँ, और बॉटम का जो स्टॉक अलाउंस है वो भी मैं 0.2 कर देता हूँ, और रफ स्टॉक अलाउंस भी 0.2 है। कोई एडिशनल अमाउंट मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। यानी जब रफिंग का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो 0.2 का मटेरियल इस वॉल पर भी मौजूद होगा, इस वॉल पे भी मौजूद होगा, इस फेस पे भी मौजूद होगा, जिसको हम फिनिशिंग में जो है वो कवर करेंगे। स्टेप डेप्थ यहाँ पर मैं 0.3 रख रहा हूँ। ठीक है। बल्कि इसको हम कर देते हैं 0.2। ठीक है। स्कैन टाइप और क्लाइम और रफ ऑप्शन हम यही रहने देंगे, रफ एंड प्रोफाइल। क्लियरेंस डिस्टेंस 10, और यहाँ पर हम आरपीएम डिफाइन कर देते हैं 2200। ठीक है। ओके, ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। हमने क्या क्या चीज़ें डिफाइन किए हैं, टूल डिफाइन किया है, रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके हमने मिल विंडो डिफाइन किया है, और पैरामीटर्स डिफाइन किया। प्ले पाथ। ठीक है, ये हमारा टूल आ गया, और इसको हम प्ले करते हैं तो ये आपको बता रहा है कि एक्चुअल में मशीनिंग किस तरीके से हो गया। ठीक है।
जो हमने स्कैन टाइप सेलेक्ट की हुई थी ये ऑटो स्कैन कर रहा है, तो मैं यहाँ पर पैरामीटर्स में जाके टाइप 3 की जगह स्पाइरल कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा। अच्छा, अब इसने बेसिकली इस विंडो के अंदर जो भी चीज़ें आ रही थी वहां पे इसने कटर चला दिया, तो ये होल्स पर भी इसने जो है वो क्या किया है, कटर चला दिया है, क्योंकि ये यहाँ पे कंसीडर कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो मशीनिंग के बाद मटेरियल नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ इन जगहों पे भी इसने टूल पाथ जनरेट कर दिया है, जबकि एक्चुअल में इस एरिया को हम पहले ही मशीनिंग कर चुके हैं थ्रू ड्रिलिंग। तो हम रेफरेंस में जाएंगे और अब क्लोज टू लूप के अंदर जाके मैं इन कर्व्स को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये पूरी एक चेन सेलेक्ट कर ली। कंट्रोल दबा के आपने ये कर्व सेलेक्ट करना है और इसके साथ कनेक्टेड कर्व जो है वो आपने शिफ्ट दबा के करना है। ठीक है, अगेन आपने कंट्रोल दबा के एक सेपरेट कर्व सेलेक्ट करना है और शिफ्ट दबा के आपने कनेक्टेड कर्व सेलेक्ट करना है। यहाँ पर भी हम कंट्रोल दबा के कर्व सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के कनेक्टेड कर्व। अब ये वो एरियाज हैं जहां पर उसूलन ये कटर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो क्लोज टू लूप डिफाइन करने का फायदा ये होता है कि वो एरियाज जो है वो मशीनिंग के अंदर नहीं आते, उन्हें ये एलिमिनेट कर देता है सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब इसको हम सिमुलेट करके देख लेते हैं इन तीनों प्रोग्राम्स को। राइट क्लिक करके यहाँ पे सिमुलेशन पे जाके, अच्छा इसमें मैंने वर्क पीस हाइड किया हुआ है, तो जब भी आप सिमुलेट करेंगे वर्क पीस को आप अनहाइड कर देंगे। इन तीनों प्रोग्राम्स को कंट्रोल की दबा के मैंने सेलेक्ट किया और सिमुलेट करके देख रहा हूँ। पहले हमारी सेंटर ड्रिलिंग हो गई, फिर हमने ड्रिलिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद ये हमारी मशीनिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, अच्छा ये मशीनिंग कंप्लीट होने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली ये इस तरह की वॉल आ रही है जो कि एक्चुअल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लोज कंपेयर में जाके हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो मैक्सिमम जो ग्रीन एरियाज है यहाँ पर 2.5 मटेरियल जो है वो बचा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो मोर देन 1 मिलीमीटर है इन एरियाज में। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, विंडो में जाके एक चीज को करेक्ट करना है। मिल विंडो के ऑप्शन में जाएंगे, एडिट डेफिनेशन में जाने के बाद ऑप्शंस में आ जाएंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि मशीन विद टूल इनसाइड विंडो कंटूर, यानी जो भी आपने 2D विंडो बनाई है टूल उसके अंदर अंदर ही चलेगा। ठीक है, तो अंदर चलने में क्या हो रहा है कि टूल क्योंकि सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में, और जब वो इस बाउंड्री तक करीब आता है तो यहाँ पर आपके पास जो है वो मटेरियल रह जाता है। जी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल पोजीशन पे जब हम क्लिक करते हैं और इसकी लास्ट पोजीशन में आ देखता हूँ, तो ये सारा एरिया जो है वो मशीनिंग होने से रह गया है, जो कि सिमुलेशन में भी हमारे पास नज़र आ रहा था। तो अब हम जाके क्या करेंगे, मिल विंडो में जाने के बाद ऑप्शन में जाएंगे। ऑन कंटूर, ऑन विंडो कंटूर करने पे क्या होगा कि अब हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारा टूल है वो इस बाउंड्री की, टूल का सेंटर इस बाउंड्री तक आएगा। ठीक है, और अगर मैं आउटसाइड विंडो कंटूर कर दूंगा तो जो हमारे कटर का डाया है वो कंप्लीटली इस बाउंड्री से बाहर तक चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑन विंडो कंटूर करते हैं, ओके करते हैं, दोबारा प्रोग्राम पे राइट क्लिक करते हैं, प्ले पाथ, और जो टोटल पाथ हैं वो यहाँ से हम जाके देख लेते हैं। तो देखें अब ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, और लास्ट जो टूल की पोजीशन है ये आप देखें, ये टूल जो है वो हाफ बाहर आया हुआ है। और यहाँ से जाके अब हम दोबारा मिल विंडो के ऑप्शन में जाके इसको आउटसाइड विंडो कंटूर कर देंगे, तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमने विंडो बनाई है हमारा टूल कंप्लीटली बाहर तक जाएगा और मटेरियल बचने के चांसेस ना होने के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अब ये कंप्लीटली बाहर तक जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी मटेरियल नहीं बचेगा अब। ठीक है,
ये अच्छी प्रैक्टिस है। आपने देखना है अपने जॉब की ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों की सिलेक्शन करनी है। अब हम फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाने लगेंगे, यानी फिनिशिंग के अंदर ये वॉल अलग मशीनिंग होगी और ये फेस अलग मशीनिंग होगा। तो वॉल को चाहे वो स्ट्रेट वॉल हो या ड्राफ्टेड वॉल हो, हम उसको प्रोफाइल मिलिंग के ऑप्शन से मशीनिंग करते हैं। प्रोफाइल मिल का मैं ऑप्शन लेता हूँ और यहाँ से एडिट टूल में जाके न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके नया टूल डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनाब हमारा 6 का एंड मिल अप्लाई। ओके, ठीक है। रेफरेंस में जाने के बाद हमने अब देखें सेंटर ड्रिल और ड्रिल के अंदर रेफरेंस ज्योमेट्री में हमने एक्सेस सेलेक्ट किया था। रफिंग में हमने रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर मिल विंडो सेलेक्ट किया था। और फिनिशिंग के अंदर जब हम प्रोफाइल मिल का टूल यूज़ कर रहे हैं वॉल स्ट्रेट वॉल या ड्राफ्टेड वॉल की मशीनिंग के लिए, तो वहाँ पर हम सरफेस सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इन दोनों सरफेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, टूल डिफाइन हो गया। आपकी जो टारगेटेड ज्योमेट्री है यानी रेफरेंस ज्योमेट्री वो डिफाइन हो गई। और यहाँ से हम पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर आर्क कोई भी नहीं आ रहा, तो मैं आर्क फीड यहाँ पर फिलहाल डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बाकी रिट्रैक्ट फीड डिफाइन कर दिया। प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस हम 0 रखेंगे क्योंकि फिनिशिंग कर रहे हैं, यानी बिल्कुल जो हमारा टूल है वो इस सरफेस के साथ जो मैच करता हुआ चले। ठीक है, क्लियरेंस डिस्टेंस 10 mm और यहाँ पर आरपीएम जो है वो हम 3000 चलाएं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। इसको प्ले करके देखते हैं यहाँ से। अच्छा, ये बेसिकली क्लाइम मशीनिंग कर रहा है, यानी वन डायरेक्शन में जो है वो स्टार्ट पॉइंट जो है वो इसने यही कंसीडर किया हुआ है। इसमें रिट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, तो आप इसको क्लोज करके पैरामीटर्स में जाएंगे और कट टाइप में क्लाइम की जगह कर देंगे जिगजैग। ठीक है, और प्ले पाथ। अब ये दोनों एंड से जो है वो कट लेगा। एक इस एंड से 0.1 की डेप्थ लेगा, ये 0.1 की डेप्थ, और इस एंड से भी ये 0.1 की डेप्थ लेते जाएगा। तो यहाँ पे देख लें रिट्रैक्शन ख़त्म हो गई है, तो हमारा जो टाइम है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया। आपने इसको सेपरेट करना है। अगर आप दो सेपरेट सरफेसेस को एक ही प्रोग्राम के अंदर लेट सपोज डिफाइन करेंगे तो ये फर्दर रिट्रैक्शन शुरू कर देगा। जैसे रेफरेंस में जाके मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और प्ले पाथ करता हूँ, तो ये एक कट जो है वो यहाँ लेगा और फिर दूसरा कट यहाँ लेगा, तो ये रिट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम 4 डिफरेंट सेम प्रोग्राम बनाएंगे और उसके अंदर सिर्फ ये कनेक्टेड वॉल में डिफाइन कर रहा हूँ ताकि ये रिट्रैक्शन ख़त्म हो जाए और मशीनिंग टाइम पीरियड हमारा बच जाए। ठीक है, तो ये हमारा मशीनिंग हो गया। अब इन एरियाज को इन सेम ज्योमेट्रिकल शेप्स को मशीनिंग करने के लिए मैं दोबारा से यहाँ से प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा। मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करूंगा और सरफेसेस चेंज कर दूंगा। तो मैंने राइट क्लिक किया कॉपी और इसी पे राइट क्लिक किया, यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये दोबारा कॉपी, सिर्फ सारी चीज़ें ऐसे रहेंगी, टूल यही रहेगा, पैरामीटर्स भी यही रहेंगे अगर आप सेम रखना चाह रहे हैं। रेफरेंस ज्योमेट्री में जाकर मैं सरफेसेस रिमूव कर दूंगा और एक सरफेस कंट्रोल दबा के इससे कनेक्टेड सरफेस में सेलेक्ट कर लूंगा एंड जस्ट क्लिक ऑन प्ले पाथ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसी प्रोग्राम को अगेन हम यहाँ से दोबारा पेस्ट करेंगे रेफरेंस में जाके। अब हम दूसरे साइड की वॉल ले लेंगे क्योंकि इन सब को ये सेम डेप्थ है, सेम ज्योमेट्री है, तो टूल पैरामीटर्स हमारे सब सेम रहेंगे। सॉरी, इसको अगेन हम लास्ट जो है वो यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। और फाइनली जो हमारी वॉल्स हैं कनेक्टेड वॉल, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी फिनिशिंग की सीक्वेंस हो गई जनाब चारों की।
जब हम इसको पोस्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको सेपरेट पोस्ट नहीं करेंगे, हम इसको एक ही ग्रुप बना के पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ग्रुप कर देता हूँ और ग्रुप को रीडिफाइन कर देता हूँ। उससे पहले हमने जो ये रफिंग का प्रोग्राम बनाया था, इसको प्रॉपर नाम डिफाइन कर देते हैं। सीक्वेंस 3 है और ये हमारा था 8 का एंड मिल। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाद ये हमारा ग्रुप में मैं आपको पोस्ट करना बता दूंगा। सीक्वेंस 4 है और ये हमारा 6 का एंड मिल। ठीक है, अच्छा अब हमारा रह गया है फेस। ठीक है, तो इस फेस के लिए हम जो फिनिशिंग करेंगे वो सरफेस मिल से करेंगे। तो सरफेस मिल में जो क्रियो के अंदर इन्वायरमेंट है वो बेसिकली लिस्ट टाइप इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो लिस्ट टाइप इन्वायरमेंट में वही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको विंडो टाइप के अंदर आ रही होती हैं, टूल, पैरामीटर्स, रेफरेंस, ज्योमेट्री, वही सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन ये बस लिस्ट फॉर्म के अंदर है यहाँ पर। तो टूल पे मैं चेक लगा देता हूँ, टूल, पैरामीटर, सरफेस, और सरफेस से रेलेवेंट जो ऑप्शन है वो डिफाइन कट का है, तो ये इसीलिए चेक लगा हुआ है। वंस आप इसको हटा देंगे तो डिफाइन कट से भी चेक हट जाएगा। ठीक है, तो अब मैं डन पे जब क्लिक करूंगा तो ये एक एक करके विंडो ओपन होती जाएंगी और हम वो फर्दर चीज़ें डिफाइन करते जाएंगे। ओके, टूल आ गया हमारे पास, 6 का एंड मिल है, तो इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ जो हमारे पास था। तो नया टूल कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से। ओके, इसी तरीके से सेकंड हमारे पास पैरामीटर की विंडो ओपन हो गई है। पैरामीटर की विंडो के अंदर जनाब हम कटिंग फीड 600 रख देते हैं, फ्री फीड जो रैपिड फीड है 2000, स्टेप ओवर यहाँ पे मैं कम रखूंगा, टू प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस 0 है क्योंकि हमारा फिनिशिंग का प्रोग्राम है, तो हमारा जो टूल है वो बिल्कुल इस फेस से मैच होके चलेगा। ठीक है, और क्लियरेंस डिस्टेंस देन आरपीएम। ओके, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है आपने सिलेक्शन में। नॉर्मली जितने भी अभी हमने प्रोग्राम बनाया उसमें रेफरेंस ज्योमेट्री का ऑप्शन बाहर ही आ रहा होता है और आप जस्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। लिस्ट वाले इन्वायरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कह रहा है कि जो भी फ्लैट फेस या कर्वेचर फेस की मशीनिंग है वो आप सरफेस मिलकर टूल से कर सकते हैं, लेकिन उसमें रेफरेंस ज्योमेट्री आप मॉडल की कोई फेस या 3D सरफेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्क पीस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या मिल वॉल्यूम या मिल सरफेस, यानी यहाँ पे ये मिल वॉल्यूम के अंदर अगर आपने अलग से वॉल्यूम बनाया है, या मिल सरफेस के अंदर अगर आपने अदर देन पार्ट कोई सरफेस क्रिएट किए तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम मॉडल के इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, तो हम मॉडल पे ही क्लिक चेक लगे रहने देंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमसे पूछेगा सेलेक्ट सरफेसेस ऑफ अ मॉडल टू बी मशीन। जो भी सरफेस आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे टूल चल जाएगा, तो मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करूंगा। अगर आप आइंदा कोई मल्टीपल सरफेस सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल दबा के आप आगे फर्दर सिलेक्शन करते चले जाएंगे। तो सिर्फ ये सरफेस सेलेक्ट किया है, ओके पे क्लिक करेंगे, डन एंड रिटर्न, डन एंड रिटर्न। ठीक है, डिफाइन कट का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने इसकी डिटेल बताई हुई है। फिलहाल इस मॉडल के लिए आपने डिफाइन कट डेफिनेशन को जो है वो ओके करके बाईपास कर देना। प्ले पाथ स्क्रीन प्ले, यहाँ पे बस चीज़ें लिस्ट के अंदर आ रही हैं, वहाँ पर आपको आइकन बने हुए नज़र आते हैं विंडो वाले इन्वायरमेंट में, और यहाँ से हम इसको प्ले करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 mm का स्टेप ओवर लेकर ये, यानी जो ये शिफ्टिंग है, ये लाइन जो है वो टूल का सेंटर है, तो टूल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 2 mm है जो हमने डिफाइन किया था। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट मशीनिंग हो गया, क्लोज। अच्छा, इसको भी हम रीनेम कर देते हैं, सीक्वेंस 05 हो जाएगी हमारी, और 6 का एंड मिल। ठीक है, तो ये हमारे डन सीक्वेंस, तो ये हमारे प्रोग्राम जो है वो सारे बन गए। इसको एक दफ़ा हम फिर सिमुलेट करके देख लेंगे। सिमुलेशन के लिए आपने वर्क पीस को अनहाइड करना ज़रूरी है। इन प्रोग्राम्स को आप सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसको मैं फ़िलहाल अनग्रुप कर रहा हूँ ताकि तमाम की सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इन तमाम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मटेरियल रिमूवल के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आ गया है, तो टूल पाथ के अंदर फॉलो यानी टूल की सेंटर लाइन मुझे ना दिखे इसलिए मैंने चेक हटा दिया, और यहाँ से हम प्ले करके देख लेंगे। सेंटर ड्रिल हो गया है, देन ड्रिलिंग हो गई है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रफिंग हो गई है। ठीक है, अच्छा, इस वक्त जो रफिंग के अंदर हमारा कटर जो डेप्थ ऑफ कट ले रहा है, यानी जेड में जो डाउन होता है वो बेसिकली सेंटर से हो रहा था,
तो ये अवॉइड करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कम्प्लीटली मशीनिंग हो गया है। कंपेयर में जाके आप यहाँ से देख लेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो -2 पॉइंट सिर्फ ये ड्रिल की वजह से यहाँ पे ब्लू कलर शो कर रहा है, दैट्स इट। अच्छा, अब जो रफिंग के अंदर जो चेंजिंग करनी है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमने जो सीक्वेंस 3 बनाई थी, ये हमारा रफिंग ऑप्शन था। तो रफिंग ऑप्शन के अंदर इस वक्त अगर हम प्ले पाथ करें तो टूल जो है वो हमारा सेंटर में डेप्थ ऑफ कट ले रहा है। तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आपने मटेरियल के ऊपर कभी भी डेप्थ ऑफ कट नहीं लेना है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम चाहेंगे, ये ओपन एरिया है, चारों तरफ से यहाँ से ओपन है ये, और ये होल को अगर आप देखें तो ये क्लोज एरिया की एग्जांपल के अंदर आता है। तो ये ओपन एरिया है, तो अगर हमारा टूल बाहर से डेप्थ ऑफ कट लेके अंदर आए और मशीनिंग करे तो ये ज़्यादा फेवरेबल है एंड मिल कटर के लिए। तो अप्रोच वॉल में जाके आपने ये एक स्ट्रिंग जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है मिल विंडो की। अब टूल हमेशा इस स्ट्रिंग से बाहर जो है वो डेप्थ ऑफ कट लेगा और देन एक्स वाई में अंदर ट्रेवल कर कर आएगा। तो यहां से इसको प्ले कर लेना है, ठीक है। तो आप देखें डेप्थ ऑफ कट ये बाहर ले रहा है और फिर अंदर की तरफ आ रहा है, और सारे जो जितने भी कट डेप्थ हैं वो बाहर लेगा। यानी जब टूल जो है वो जेड एक्सिस में डाउन हो रहा होगा तो टूल के फेस के ऊपर मटेरियल जो है वो गाउज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं इस छोटे से मॉडल के प्रोग्राम, जो कि कुछ स्टूडेंट के कहने पे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको पोस्ट किस तरीके से करना है मशीन लैंग्वेज में। प्रीवियस वीडियोस में मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन इस मॉडल के लिए मैं आपको बता देता हूँ सेट में किस तरीके से करना है और सिंगल प्रोग्राम किस तरीके से करना है। तो सिंगल प्रोग्राम के लिए आप जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में आने के बाद सेव अ सीएल फाइल के ऑप्शन पे, सेव अ सीएल फाइल, प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन फाइल एंड चेक ऑन एमसीडी फाइल, डन। अब यहाँ पर इसकी जो भी लोकेशन आ रही है, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसके अंदर एनसी फाइल्स के नाम से, ठीक है। तो ये हमारी सीक्वेंस 1 पोस्ट हो रही है, ओके। फिर आपने डन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अब जो लिस्ट आएगी आपके पोस्ट प्रोसेसर की लिस्ट है, ठीक है। UNCX का मतलब है कि ये मिलिंग के लिए फेवरेबल है, और UNCL का मतलब है कि ये बेसिकली आपके CNC लेथ के लिए है। तो इस वक्त यहाँ पर मैं P12 सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि फानुक के लिए रिकमेंडेड है 3 एक्सिस मशीन के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये प्रोग्राम मेरा पोस्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एनसी फाइल का फोल्डर है। अच्छा, इसके अंदर जो ये टैब फाइल है ये बेसिकली प्रोग्राम फाइल है, और इसके साथ फर्दर ये टैब इसकी एक्सटेंशन है अगर आप P12 के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और ये फर्दर जो है इसकी लॉग फाइल्स हैं, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और इस फाइल को हम सिमको पे ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका कोडिंग डाटा आ गया। इस कोडिंग डाटा को अगर आप प्ले पाथ करके देखें तो ये आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम हमने बनाया और उसको मशीन लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये तो हो गया सिंगल फाइल। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप बाकी अपने सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 3 और सीक्वेंस 5 पोस्ट करेंगे। अब ग्रुप जो हमारे पास यहाँ बना हुआ था जिसका हमने नाम रखा था सीक्वेंस 04, हम चाह रहे थे कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो एक साथ जो है वो मशीनिंग हो जाए, एक ही फाइल बने, उसकी मल्टीपल फाइल्स ना बने। तो उसका तरीकेकार क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग में जाने के बाद सेव अ सीएल फाइल फॉर अ सेट में आप जाएंगे, क्रिएट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आप वही नाम डिफाइन करेंगे जो आपने सीक्वेंस का रखा है। लेट सपोज सीक्वेंस 04 और 6 का एंड मिल, ठीक है, ओके। जब आप ओके करेंगे तो अच्छा, सेम नेम जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं दोबारा क्रिएट करूंगा और मैं कर दूंगा सीक्वेंस जस्ट 4, ठीक है। जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स बने हुए हैं वो सारे लिस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है जो ग्रुप, वो चौथे नंबर से लेकर 7वें नंबर तक है। तो प्रोफाइल मिल में आप चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें पे जो है वो आप क्लिक करेंगे और डन सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस 4 के अंदर, इस नाम के अंदर ये चारों प्रोग्राम ऐड हो गए। आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा आपने करना है फाइल, एमसीडी फाइल, डन। और लेट सपोज यहाँ से अब मैं प्रॉपर नेम डिफाइन कर देता हूँ सीक्वेंस 04, 6 का एंड मिल, ठीक है। तो सेट में पोस्ट करने का मेथड ये है।
डन। और यहाँ से आप पोस्ट प्रोसेसर P12 सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये 23 मिनट जो साइकिल टाइम बता रहा है, ये आपको मिनट्स में बता रहा है, 23 मिनट है। तो फोल्डर में हम जाके देख लेते हैं जनाब। ये हमारे पास टैब फाइल आ गई है सीक्वेंस 4 6 का एंड मिल। बाकी ये जो है वो इसकी लॉग फाइल्स हैं, ये आप डिलीट कर दें। ये हमारा सेंट्रल ड्रिल है, ये हमारा सीक्वेंस 4 है। इसको हम सिमको के अंदर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक बटन आ रहा होगा प्ले का, तो आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। ये आपका कोडिंग डाटा जनरेट हो गया है। G01 G03 G02 जो भी सॉफ्टवेयर ने सीक्वेंस बनाई है। तो आपका टूल कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब ये एक ही प्रोग्राम के अंदर 4 प्रोग्राम का जो डाटा है वो सेव हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट कोर्सेज के स्टूडेंट के लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगी वीडियो। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।